नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को झटका। वकीलों से मिलने का वक्त बढ़ाने की मांग। वकीलों से मिलने का वक्त बढ़ाने की मांग। वकीलों से 5 बार मिलने की मांग रखी थी। कोर्ट से केजरीवाल को दूसरा झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को झटका। वकीलों से 5 बार मिलने की मांग की गई थी। कोर्ट से केजरीवाल को दूसरा झटका। वकीलों से वक्त मिलने का बढ़ाने की गई थी मांग। राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को एक बार फिर से मिला झटका। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी। वकीलों से मिलने का वक्त बढ़ाने की गई थी मांग। कोर्ट से केजरीवाल को लगा दूसरा झटका। जेल में रहते हुए दिन में 2 बार वकीलों से मिलने की इजाजत जेल के नियम कानून के अनुसार होती है, लेकिन केजरीवाल का कहना था कि वो दिन में 5 बार वकीलों से मुलाकात करना चाहते थे, जिसको लेकर कोर्ट में आज सुनवाई थी। कोर्ट से केजरीवाल को दूसरा झटका। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लगातार जिस तरह से हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात हो रही है, देखना होगा कि अब क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। गाजीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजीपुर लाया गया अब्बास अंसारी। गाजीपुर लाया गया अब्बास अंसारी। 17 महीने के बाद गाजीपुर पहुंचा अब्बास अंसारी। पिता मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए लाया गया अब्बास अंसारी। 2 दिन जिला जेल में रहेगा अब्बास अंसारी। 2 दिन जिला जेल में रहेगा अब्बास अंसारी। गाजीपुर लाया गया अब्बास अंसारी। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए भी पहुंचा था अब्बास अंसारी। पुलिस की निगरानी के बीच अब्बास अंसारी मुख्तार की कब्र पर पुलिस की निगरानी के बीच ले जाया गया, जहां फातिहा पढ़ने के लिए पहुंचा था अब्बास अंसारी। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता सुशील तिवारी गाजीपुर से जुड़ चुके हैं। जी सुशील, जिस तरह से अब्बास अंसारी को लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए पहुंचा था, क्या कुछ पूरी जानकारी है? प्रियंका जी, इजाजत दी है कोर्ट ने, लेकिन मैं आपसे बता दूं यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था में चौकसी बरती गई है और जिला कारागार पहुंचा है माफियादार मुख्तार अंसारी का बेटा। लेकिन यूपी सरकार ने प्रियंका जी काफी विरोध भी किया था। अगर मैं कहूँ, यूपी सरकार ने न्यायालय से ये कहा भी था कि इस पर गैंगस्टर के मुकदमे है। इसके साथ ही अब्बास जेल के अंदर भी धमकी देता है प्रियंका जी, और इसके साथ ही ये भी जानकारी थी कि गवाहों को वो धमकी देता है और कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। यूपी सरकार ने ये कहा, लेकिन उसके बाद भी मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को फातिहा पढ़ने की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने भी ये साफ संदेश दिया है अब अब्बास को कि मीडिया के सामने अब्बास नहीं बोलेगा। इसके साथ ही परिवार वालों से मिलने की अनुमति है अब्बास को, और 13 तारीख को पुनः वह जिला कारागार कासगंज रवाना हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से फातिहा पढ़ने की अनुमति प्रशासन के द्वारा दी गई है, क्या कुछ सुरक्षा को लेकर इंतजाम थे? दूसरी बात, गाजीपुर की बात की जाए तो गाजीपुर में हालांकि पुलिस की सुरक्षा के बीच अब्बास अंसारी पहुंचेगा, लेकिन फिर भी क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा था? प्रियंका जी, सुरक्षा में चौकसी बरती गई है। और गाजीपुर जिले की मैं बात करूं तो डीएम एसपी लगातार अपने अलर्ट मूड पर है। मोहम्मदाबाद के क्षेत्र की मैं प्रियंका जी बात करूं तो छावनी में तब्दील कर दिया गया है और प्रशासन पूरी तरीके से सावधानी बरते हुए है, क्योंकि जिस दिन मुख्तार अंसारी का जनाजा निकला था उस दिन भी काफी भीड़ थी, लेकिन प्रशासन की पीठ थपथपानी चाहिए जिस तरीके से प्रशासन ने गाजीपुर जिले का वो कार्य किया। इसके साथ ही अफजाल अंसारी जो कि डीएम से भिड़ भी गए थे, वो भी बातें सामने आई। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं तो अब्बास की तो यहाँ पे जरूर वो आएगा। पैरवी भी लगातार की गई है, जो कि याचिकाकर्ता की ओर से कपिल सिब्बल उसे देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस के विश्वनाथन की खंडपीठ प्रियंका जी उसको सुनाई है, और उत्तर प्रदेश सरकार के असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल गर्म्य प्रसाद ने इस याचिका का विरोध भी किया था। उन्होंने इसकी पुरजोर वकालत भी की थी। 13 तारीख को पुनः वो कासगंज चला जाएगा जेल में, और परिवार से मिलने की अनुमति दी गई है। फटकार लगाई है, इसको हम साफ शब्दों में कहें, क्योंकि इससे पहले भी परिवार वालों ने लगातार मीडिया के सामने आरोप लगाए, लेकिन कैदी के रूप में हम कहें गैंगस्टर है वो। और इसके साथ ही विभिन्न मुकदमे प्रियंका जी लंबित हैं। परिवार वालों ने निश्चित ही आरोप लगाए हैं, लेकिन पिता के कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ेगा अब्बास
सुरक्षा पूरी तरीके से बरती गई है। और मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की बात करूं तो जब से मुख्तार अंसारी का इंतकाल हुआ से लेके अब तक प्रियंका जी लगातार सशस्त्र सीमा के जवान हो या पुलिस की अपनी टीम हो, लगातार उन्होंने 24 घंटे बेहतरीन काम किया है और इसके लिए गाजीपुर के एसपी और डीएम ने शानदार काम किया। जी बिल्कुल, जिस तरह से मुख्तार अंसारी को लेकर लगातार स्लो पॉइजन की बात मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की तरफ से कही जा रही थी जिला जेल में, अब क्योंकि 2 दिन अब्बास अंसारी को रहना है तो जिला जेल को लेकर कितनी सतर्कता बरती जा रही है, क्या कुछ जेल के इंतजाम है? अगर हम बात करें प्रियंका जी तो इससे पहले भी अफजाल अंसारी ने मुख्तार अंसारी की मौत पर लगातार प्रश्न चिन्ह लगाए थे कि उनको धीमा जहर दिया जा रहा है। लेकिन प्रियंका जी सभी लोग जानते हैं किसी भी जेल में कैदी अगर होते हैं तो उनकी 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है। वो वीडियो फुटेज लखनऊ सीधा बड़े अधिकारी देखते हैं। तो यहाँ पर भी अगर मैं गाजीपुर जिले की बात करूँ तो जब से मीडिया को ये जानकारी हुई कि अब्बास गाजीपुर जिले में आने वाला है तो हर जगह पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। और जिला कारागार गाजीपुर की मैं बात करूं तो वहां पर भी पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट है। और गाजीपुर से लेके प्रियंका जी मोहम्मदाबाद का जो इलाका है, अगर मैं आपसे बताऊं लगभग 15-16 किलोमीटर का वो सफर तय करना पड़ेगा अब्बास को। तो वहां पर भी जगह जगह जो भी नजदीकी थाने हैं वहां पर भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मूड पर है। इसके साथ ही अगर मैं मुख्तार अंसारी के कब्र की बात करूं, जो उसका पैतृक कब्रिस्तान है, कालीबाग कब्रिस्तान प्रियंका जी कहा जाता है, तो कब्रिस्तान से लेकर जो मुख्तार अंसारी का फाटक है उसकी दूरी लगभग 500 से 600 मीटर है। वहां पर भी हम अगर प्रियंका जी आपको बताएं तो दुकानें बंद है और जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई है। और इसके साथ ही पाबंदी जरूर वहां पे लगी है, आम लोग भी वहां नहीं जाएंगे, फातिवा वो पड़ेगा। इसके साथ ही वो परिवार से मिल भी सकता है, ये न्यायालय ने कहा है। लेकिन हम गाजीपुर के राजनीति की अगर प्रियंका जी थोड़ा सा बात करें तो इससे पहले देखें तो अखिलेश यादव अभी 2 या 3 दिन पहले आए थे यहाँ पर इंडिया वाइस के कैमरे में वो कैद हुए थे। एक राजनीतिक माहौल यहाँ पे दिया जा रहा है प्रियंका जी। अखिलेश ने काफी कोसा है डबल इंजन की सरकार को, काफी कोसा, काफी सवाल भी लगाए कि वो माफियाओं को संरक्षण देते हैं। लेकिन प्रियंका जी मैं पूर्वांचल के चुनाव की फिसाद की बात करूं तो मुख्तार अंसारी बेशक सुपुर्द खाक हो चुका है, लेकिन राजनीति गर्म है और सभी राजनेता प्रियंका जी अपना रोटी सेकने में लगे हैं। मैं बताऊं ओवैसी हैदराबाद से चलकर आए थे प्रियंका जी और 1 बजे रात को जब वो गाजीपुर आए तो यही अफजाल अंसारी हैं मीडिया के सामने कहते हैं कि हम तो उनसे मिले ही नहीं, मैं नहीं मिला। जो पूर्व विधायक मोहम्मदाबाद के सिगतुल्ला अंसारी हैं वो भी नहीं मिले। क्या अखिलेश को वो खुश कर रहे थे? फिर अखिलेश 1 बजे दिन में आए, ये लोग अखिलेश के साथ मिले। इसके साथ ही बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ओवैसी के आने के बाद प्रियंका जी मुख्तार अंसारी कब्र में दफन बेशक हो गया है। राजनीतिक पारा जो मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश यहाँ पे अखिलेश ने की थी और अखिलेश ने यहाँ पे आलोचना भी की, लेकिन ओवैसी ने गाजीपुर जिले में आके पूर्वांचल के राजनीतिक पारे को और उबाल सा बना दिया है। और इसके साथ ही और भी नेता आने वाले थे। यही प्रियंका जी अखिलेश यादव हैं जिन्होंने धर्मेंद्र यादव को भेजा था, जो कि निरहुआ के खिलाफ आजमगढ़ में सीट लड़ चुके हैं। लेकिन अखिलेश को ऐसा लगा कि क्या मैंने गलती कर दी, फिर वो गाजीपुर आए, फिर वो अफजाल अंसारी के फाटक पर मिले। लेकिन मैं कासगंज से रवाना हुआ है अब्बास, सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही कब्र से लेके फाटक तक पुलिस ने उससे छावनी में तब्दील कर दिया है। जी बिल्कुल सुशील, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता सुशील तिवारी, जानकारी दे रहे थे कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और पुलिस के द्वारा हर एक चप्पे चप्पे पर सतर्कता बरती जा रही है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 12 बजे सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश। आज पार्टी का घोषणा पत्र कर सकते हैं जारी, लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं अखिलेश। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 12 बजे सपा कार्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 12 बजे कार्यालय से घोषणा कर सकते हैं। घोषणा पत्र को लेकर आज सूचना जारी हो सकती है। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र अखिलेश यादव आज सामने लेकर आ सकते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर यही अटकलें लगाई जा रही हैं कि 12 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे अखिलेश यादव। तो लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं अखिलेश यादव। देखना ये होगा कि क्या कुछ समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में निकलकर सामने आता है।
माना जा रहा है कि केंद्र सरकार पर निशाना साधने के लिए और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए समाजवादी पार्टी जिस तरह से तैयारी कर रही है, अपने घोषणा पत्र में भी इन मुख्य मुद्दों पर पूरी तरह से केंद्रित रही है समाजवादी पार्टी। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस समाजवादी पार्टी के कार्यालय में होनी है, जानकारी सामने आ रही है, क्या कुछ खास है और साथ ही साथ घोषणा पत्र को लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम है। कहा जा रहा है कि आज अखिलेश यादव घोषणा पत्र भी जारी कर देंगे, जिसमें किसान, नौजवान और बेरोजगारों को साधने के वायदे भी किए जाएंगे सपा के घोषणा पत्र में। और जिस तरह से पीडीए फार्मूले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद सपा प्रमुख का लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। और सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि घोषणा पत्र में किसान समस्याओं को लेकर भी वायदे किए जाएंगे, साथ ही साथ बेरोजगारों के लिए नौकरी की व्यवस्था का ऐलान भी हो सकता है घोषणा पत्र में। और इसके साथ साथ कानून व्यवस्था के मुद्दे को घेरने के लिए भी इस घोषणा पत्र में कुछ न कुछ वायदा अखिलेश यादव करेंगे। और सबसे अहम बात है, जिस तरह से चुनावी मुद्दा चल रहा है, लगातार सभी राजनीतिक दल अपने अपने वायदे कर रहे हैं और जो आम जनता है, आम मतदाता है, उनको लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से एक्टिव भी हो गए हैं। लेकिन यहाँ अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव का करीब 10 ऐसे मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर वह चुनाव मैदान में उतरेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपना दबदबा बनाने के लिए जो मैनिफेस्टो तैयार किया गया है सपा प्रमुख अखिलेश यादव का, इसको प्रभावी ढंग से लागू करने और घोषणा के बाद आम मतदाताओं को लुभाने की भी पूरी मास्टर प्लान अखिलेश यादव ने तैयार किया है। आज 12 बजे के बाद अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी शामिल रहेंगे। साथ ही साथ कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो सलाहकार हैं अखिलेश यादव के, वह भी घोषणा पत्र जारी करने के समय मौजूद रहेंगे। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से घोषणा पत्र को लेकर अब चर्चाएं तेज हो चुकी है, समाजवादी पार्टी जिस तरह से लगातार पीडीए के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को टक्कर देने की बात कर रही है, घोषणा पत्र में क्या कुछ ऐसा भी खास निकलकर सामने आ सकता है जिसको लेकर सरकार पर हावी रहेगी समाजवादी पार्टी? जी निश्चित तौर पर प्रियंका, जिस तरह से समाजवादी पार्टी शुरुआती दौर से ही किसान, क्राइम और बेरोजगारी का मुद्दा लगातार उठा रही है और हर मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साधने के लिए किसान, बेरोजगारों जैसे मुद्दे को लेकर हमेशा जो है वाक युद्ध भी करते रहते हैं। और माना यह जा रहा है कि सपा के घोषणा पत्र में किसान, नौजवान और बेरोजगार और साथ ही साथ महंगाई को लेकर भी घोषणा पत्र में वायदा किया जा सकता है समाजवादी पार्टी के। और साथ ही साथ सूत्रों से यह भी पता चला है कि जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव हमेशा निशाना साधते रहते हैं, उसको लेकर भी कुछ न कुछ वायदा किया जाएगा, घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे समाजवादी पार्टी आम लोगों को अपनी पार्टी में वोट करने के लिए, प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो है प्रयास किए जा रहे हैं, यह भी शामिल हो सकता है। जी बिल्कुल, मोहम्मद आसिफ बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो समाजवादी पार्टी आज जारी कर सकती है अपना घोषणा पत्र और इसके बाद लखनऊ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हलाल प्रकरण में मौलाना मदनी से आज होगी पूछताछ। एसटीएफ ने ईद के बाद पूछताछ के लिए बुलाया। शेल कंपनियों में निवेश करने का जताया गया शक, हलाल सर्टिफिकेशन से हुई कमाई, निवेश करने का शक। मौलाना महमूद असद मदनी से फिर पूछताछ की जाएगी। एसटीएफ ने फरवरी में भी 2 दिन की थी पूछताछ। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है। मौलाना मसूद मदनी से पूछताछ को लेकर नोटिस भेजा गया है। हलाल प्रकरण में मौलाना मदनी से होगी पूछताछ। ईद के बाद पूछताछ के लिए बुलाया गया। एसटीएफ ने ईद के बाद पूछताछ के लिए बुलाया। एसटीएफ ने फरवरी में भी 2 दिन की थी पूछताछ।
हलाल प्रकरण में शेल कंपनियों के द्वारा निवेश को लेकर जानकारी। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ बने हुए हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से मौलाना मदनी से पूछताछ को लेकर एक बार फिर से एसटीएफ ने ईद के बाद बुलाया है, क्या कुछ इसमें जानकारी निकलकर सामने आ सकती है? साथ ही साथ जानकारी ये भी है कि हलाल प्रकरण से आए हुए पैसे को निवेश करने की भी बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि यूपी सरकार ने पूरे यूपी में हलाल प्रोडक्ट पर रोक लगाई थी और बता दें कि 23 नवंबर 2023 से राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में हलाल प्रोडक्ट मामले में मुंबई के 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था और इस मुकदमे के बाद जो है सियासी हलचल भी तेज हो गई थी और साथ ही साथ इस धंधे से जुड़े जो भी लोग थे उनमें बेचैनी बढ़ गई थी और इसमें नाम शामिल हुआ मौलाना मदनी का भी, जिन्होंने कई ऐसे बयान जारी किए जिससे कहीं न कहीं जो है एसटीएफ को लगा कि वह भी इस धंधे में पूरी तरह से लिप्त है और एसटीएफ भी पूरी तरह से एक्टिव हुई। इस मामले में जांच एसटीएफ को सौंपी गई और एसटीएफ ने मौलाना मदनी को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। माना जा रहा है कि ईद के बाद एसटीएफ उनसे गहराई से पूछताछ करेगी। हालांकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले के बाद अब हलाल प्रोडक्ट पर पूरे यूपी में रोक लग गई है, लेकिन जो इसमें काली कमाई की गई है और लोगों को धोखाधड़ी कर प्रोडक्ट बेचा गया है और इसमें जो है जिस तरह से अकूत कमाई की गई है हलाल प्रोडक्ट मामले को लेकर, इसको अब एसटीएफ गहराई से पूछताछ करेगी और सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि अगर मौलाना मदनी पेश नहीं हुए एसटीएफ के सामने नोटिस के बावजूद तो उनको गिरफ्तार भी कर सकती है। आने वाले दिनों में मौलाना मदनी की मुश्किलें पूरी तरह से बढ़ भी सकती है। जी प्रियंका। जी मोहम्मद आसिफ, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एसटीएफ ने ईद के बाद पूछताछ के लिए एक बार फिर से बुलाया। फरवरी में भी 2 दिन की जा चुकी है पूछताछ। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बस हादसे से जुड़ा हुआ मामला। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों के प्रति पीएम ने व्यक्त की संवेदना। छत्तीसगढ़ में दुर्ग में बस हादसा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। पीएम ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। हादसे में 15 लोगों की मौत, कई घायल। और आपको तस्वीरें दिखाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल से ट्वीट भी किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुआ बस हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें अपने प्रियजनों को जिन्होंने खोया है उनके प्रति मेरी संवेदना। इसके साथ ही साथ घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है। आज रात में 8 साढ़े 8 बजे के बीच में यहाँ पे डिस्टिलरी है, उसके कर्मचारी लोग एक बस से वापस शिफ्ट खत्म होने पे निकल रहे थे तो खपरी गांव के आसपास में ये मिस हैपनिंग हुई है। और एक्सीडेंट के बाद अभी जाके सभी जो घायल लोग थे और मृतक लोग थे 2-3 हॉस्पिटल में इधर उधर उनको शिफ्ट किया गया था। तो अभी टोटल नफरी मिलान करके जो डेटा निकला है उसमें 12 लोगों की डेथ अभी तक कंफर्म हुई है और करीब 13 लोग घायल हैं उसमें, और उसमें से 8 सीरियस थे तो उन सारे लोगों को एम्स शिफ्ट किया गया हुआ है और 3 जो नॉर्मल इंजर्ड लोग हैं वो यहीं पे अपेक्स और ओम हॉस्पिटल में। अभी जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि बस किसी न कारण से अनियंत्रित हुई है और जो रोड के बगल में एक खाई जैसा खदान टाइप का दिख रहा है उसमें बस उलट गई है। कुम्हारी में केडिया डिस्टिलर्स के मजदूरों की जो बस थी वो लगभग 8 साढ़े 8 बजे एक खाई में सड़क के किनारे गिरी है, जिसमें 12 लोगों की अभी तक डेथ कंफर्म हुई है। 14 लोग अस्पताल में एडमिटेड हैं। हमने 2 लोग यहाँ पे एपेक्स में एडमिटेड हैं, बाकी सबको एम्स में हमने रेफर कर दिया है। सभी स्टेबल कंडीशन में है। एम्स के डायरेक्टर से और एपेक्स के जो अस्पताल के संचालक हैं उनसे हमारी टीम संपर्क में है। उनको बेस्ट पॉसिबल केयर हम अवेलेबल करवा रहे हैं। कॉज ऑफ एक्सीडेंट जो एक्सीडेंट के कारण है क्या रहा है उसके लिए मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का गठन हम कर दे रहे हैं। जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगी, जो भी परिस्थितियां होंगी, उसके आधार पर हम इसमें कार्रवाई करेंगे। दुखद है जो कुछ हुआ है। केडिया डिस्टिलरी है, वहां के सारे श्रमिकगण हैं, वो निकल रहे थे वहां से। ऐसे स्थान बताया गया कि उसमें रास्ते के दोनों तरफ 20-20 फीट लगभग गड्ढे हैं मुरुम की खदान होने के कारण, और वहीं से बस निकल रही थी। ऐसा करते हुए उनको 10-20 सालों से वो ये कर रहे हैं, लेकिन आज बस स्लिप हो गया और नीचे गिर गई बस।
कारण में एक मरीज ने यह भी बताया कि बस की लाइट नहीं जली, इसलिए ऐसा हो गया। अब क्या स्थितियां हैं, जांच के बाद स्पष्ट होगी। खबर कासगंज से, जहां बाइक सवार 2 लुटेरों ने वृद्ध महिला से 1 लाख रुपए की लूट करके फरार हो गए, जिसकी सूचना पीड़ित महिला ने पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही पुलिस लुटेरों की शनाख्त में लग गई। आपको बता दें कि पुलिस लुटेरों को गिरफ्तार करने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। साथ आए थे, मतलब बैंक से पैसे निकालने, 1 लाख रुपए मतलब कैश निकाला हम लोगों ने। तो मैं रास्ते से, मैं तो ताई ने निकाल दिए मेरे लिए, तो ताई रास्ते से जा रही है, रास्ते मतलब 2 बाइक सवार आदमियों ने, अनजान व्यक्तियों ने उनसे छीन लिए केनरा बैंक से। वो अभी जांच कर रहे हैं वो लोग। मुरादाबाद का मुख्य बाजार बुद्ध बाजार जंग का मैदान बन गया, जहां जूते की दुकान पर दबंगों ने जमकर तोड़फोड़ की और मारपीट की। दबंगों ने दुकान स्वामी, कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। वहीं बीच बाजार मारपीट की इस घटना से अफरा तफरी का माहौल हो गया। दर्जनों दबंगों के बीच बाजार में जमकर तांडव मचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। इस घटना में कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना सामने आ रही है। बलिया थाना कोतवाली क्षेत्र के चिंतू पांडे चौराहे के पास एक घर में अवैध रूप से एलपीजी रिफिलिंग का काम किया जा रहा था, जहां आग लगने की वजह से दुकान में रखा गैस सिलेंडर फट गया। साथ ही साथ आग की लपटें इतनी तेज थी कि आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां लगाई गई। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चीतू पांडे चौराहा पर इनका घर है। घर के नीचे दुकान थी जिसमें गैस सिलेंडर रखे हुए थे। किसी कारणवश आग लग गई थी। आग लगने पर तुरंत गाड़ी लेके आया, बुझाया हूँ। मकान 1.5 मीटर चौड़ा है और 4 मंजिल ऊंचा है। कोई घटना नहीं हुई है। सकुशल जो है समित कर दिया हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।